के लिए सन 2019 में हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना प्रारंभ की थी। विश्वकर्मा श्रम सम्मान परंपरागत जो हमारे हस्तशिल्पी थे, कारीगर थे, जो कार्य करते थे स्थानीय स्तर पर, ये सभी उसको प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए थे, आज उसका परिणाम क्या है? लगभग 1 लाख हस्तशिल्पी और कारीगरों की ट्रेनिंग, उन्हें बैंक से जोड़ना और उन्हें टूल किट उपलब्ध कराने की कार्रवाई हम लोगों ने अब तक संपन्न की है। और मुझे प्रसन्नता है कि यूनियन बजट ने भी इस वर्ष विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की है और विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत उन्हीं श्रेणियों को आगे प्रोत्साहित करने के लिए जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करता है, हम लोग आज भी इस बात को महसूस करते हैं। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, मैं गांवों में जाता हूं या शहर में जाता हूं, मुझे वहां पर बड़ी संख्या में युवा दिखाई देते हैं। क्या हम मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अपने गांवों को अलग अलग कार्यों की दृष्टि से क्या उन्हें प्रशिक्षित नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये कार्य हमारे गांव भी कर सकते हैं। एमएसएमई की दृष्टि से इनकी बड़ी भूमिका हो सकती है, बड़ा रोल हो सकता है। उनकी ट्रेनिंग, उसको मार्केट से के साथ जोड़ देना, मार्केट लिंक उसका हो जाएगा तो उसको ही पता होगा कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। इन चीजों को आगे बढ़ाने में हम बड़ी मदद कर सकते हैं और वह एक अवसर है हमारे सामने। आज आप जाइए, देखिए, आप यूरोप में जाइए, रेडीमेड गारमेंट्स में आपको बांग्लादेश नजर आता है, वियतनाम नजर आता है, फिर चीन नजर आता है। हमारी 140 करोड़ की आबादी में भारत कहां है? उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी में आधी आबादी और हमारे युवाओं का, मैंने कहा पहले का 56% आबादी हमारी युवा है। उस 56% युवा के लिए क्या हम रेडीमेड गारमेंट्स का या फ्लैटेड फैक्ट्री का जो मॉडल आज दिया गया है, इसको आगे बढ़ाने में या गांव को ही मैन्युफैक्चरिंग के एक नए हब के रूप में विकसित करने में क्या हम लोग कुछ अपने स्तर पर भी मदद कर सकते हैं? कुछ नया मॉडल हम दे सकते हैं? हो सकता है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। विश्वकर्मा योजना या विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाएं उसमें मददगार होंगी, राज्य सरकार भी इसमें देगी। या पीएम इंटर्नशिप की स्कीम या सीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत हर शिक्षित बेरोजगार को, यानी जो हमारा छात्र है विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में अध्ययन कर रहा है, इसी दौरान उसकी इंटर्नशिप की योजना किसी भी सरकारी या निजी क्षेत्र के कार्यालय में, उनकी इंडस्ट्री में या इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ करके उनकी इंटर्नशिप की स्कीम के साथ जोड़ना। आपको एक तो सस्ता मैन पावर मिलेगा, जितना मानदेय आप देंगे उसमें से आधा आप दीजिए, आधा गवर्नमेंट उसमें मदद करेगी। 1 वर्ष का उनका इंटर्नशिप होगा, 1 वर्ष के कार्यक्रम का एक सर्टिफिकेट देकर के आप उसको भेजेंगे। आपका उसको के प्रति एक सकारात्मक रुख रहेगा और व्यक्ति जब भी अपने जीवन में आगे कहीं भी कोई प्रोग्रेस करेगा तो याद रखना, आपकी और आपकी इंडस्ट्री के प्रति उसका सकारात्मक रुख होगा, बहुत सकारात्मक रुख होगा। उस सकारात्मक रुख के लिए आपकी इंडस्ट्री को और आपको वो जानेगा कि देखिए मैंने अपना इंटर्नशिप फलानी इंडस्ट्री से किया था और फिर वह आपके लिए जीवन भर मददगार बनेगा। स्कीम शासन की, आपको केवल उसके साथ जुड़ना है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में आपको भी बहुत मदद मिल सकती है। इस कार्यक्रम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इस वर्ष हमने सीएम इंटर्नशिप स्कीम में 7 लाख युवाओं को जोड़ने का एक लक्ष्य रखा, 7.5 लाख युवाओं को जोड़ने का एक लक्ष्य रखा है। प्रदेश के युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश ने वर्तमान में अन्य तमाम कार्यक्रम किए। हम 2 करोड़ युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। अब तक 20 लाख युवाओं तक हम पहुंचा चुके हैं। इस वर्ष 25 लाख युवाओं को हम लोग इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराने जा रहे हैं। इंडस्ट्री को इन शिक्षित नौजवानों की सेवाएं लेनी चाहिए।
ये आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। इंडस्ट्री के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैंने देखा है अक्सर कि हम लोग ने, जैसे इस समय हमारी 2 स्कीम चल रही है सीएम फेलोशिप की। एक इंडस्ट्री के लिए हम लोगों ने 100 यूथ को अलग अलग इंडस्ट्री के साथ जोड़ा है, जो आपकी किसी भी समस्या का समाधान स्वयं करने में सक्षम है। वे आपके साथ मिलकर के राज्य सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कार्यक्रम को या प्रदेश सरकार के निवेश मित्र पोर्टल के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने में मददगार करेंगे। और दूसरा है, प्रदेश के अंदर 100 यूथ को हम लोगों ने 100 एस्पिरेशनल विकास खंड के लिए तैनात किया है, जो वे उस विकास खंड के अंदर जाकर के वहां के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं। मैंने इस बात के लिए कहा है कि ये यूथ जब 3 वर्ष का अपना इंटर्नशिप का, फेलोशिप का पूरा कार्यक्रम संपन्न करेंगे, तो 3 वर्ष के बाद इनको सरकारी नौकरी में एज में हम रिलैक्सेशन देंगे और सरकारी नौकरी में भी इनके लिए वेटेज उपलब्ध करवाएंगे, जिससे इनका समायोजन हो सके। जो ट्रेंड यूथ होंगे उनके लिए हम लोगों ने लक्ष्य रखा, वे अपनी थीसिस भी इस दौरान लिखें, अपना शोध पत्र भी इस दौरान लिखें, क्या चैलेंजेस हैं इस फील्ड में, क्यों ये विकास खंड पिछड़ गया था, क्यों हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले पिछड़ा था, कौन से कारण थे जिसमें आपने तेजी की और ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ये बहुत सारे कारण हैं जिसमें इंडस्ट्री मददगार हो सकती है और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए एक मंच उपलब्ध करा सकता है, एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा सकता है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जोरदार प्रगति की है। गंगा एक्सप्रेसवे दिल्ली के कोने से, यानी मेरठ और गाजियाबाद के बीच से प्रयागराज तक जोड़ रही है। अगर आज के दिन पे कोई मेरठ से मौजूदा व्यवस्था में आना चाहेगा प्रयागराज के लिए, तो उसको कम से कम 16-17 घंटे लगेंगे। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये दूरी मात्र 6 घंटे में पूरी की जा सकती है, मेरठ से प्रयागराज में। इसके साथ ही हम इसके साथ औद्योगिक क्लस्टर भी अलग अलग स्थानों पर विकसित करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने अपने इस वर्ष के बजट में 2 औद्योगिक परिक्षेत्र विकसित करने की व्यवस्था की है, एक बुंदेलखंड में, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड में नोएडा, ग्रेटर नोएडा जी की तर्ज पर झांसी और कानपुर के बीच में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर झांसी नेशनल हाईवे के साथ जुड़ करके वहां पर लगभग 38,000 हेक्टेयर लैंड में हम एक नया औद्योगिक परिक्षेत्र का विकास करने जा रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि एक नया केंद्र होगा जो नोएडा की तर्ज पर विकसित होकर के उत्तर प्रदेश में निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में मदद करेगी, क्योंकि वहां पर हम लोग एक एयरपोर्ट भी देने जा रहे हैं, यानी उसकी बेहतर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी तो है ही, एक्सप्रेस हाईवे के साथ जुड़ी हुई है। दिल्ली आगरा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ ही वह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा, कानपुर और झांसी के बीच में पड़ेगा, पर्याप्त मात्रा में लैंड हमारे पास वहां पर। और दूसरा हम विकसित करने जा रहे हैं गोरखपुर और गोरखपुर में। इन दोनों पर युद्ध स्तर पर हमारा कार्य आगे बढ़ चुका है। प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी आपने देखी होगी, 2017 में हमारे 2 एयरपोर्ट ही पूरी तरह क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी। गोरखपुर आंशिक रूप से था, कभी सप्ताह में एक फ्लाइट आ जाती थी और कभी बंद हो जाती थी। आज गोरखपुर से 14 फ्लाइट चल रही है, ऐसे ही प्रयागराज से भी चल रही है। 9 एयरपोर्ट इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं। 12 एयरपोर्ट पे वर्तमान में कार्य चल रहा है। 12 में से 5 एयरपोर्ट ऐसे हैं जिनके साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एमओयू कर लिया है, जिसमें हमने उनको इस एयरपोर्ट बना करके सौंप दिए हैं और हम कह रहे हैं कि आप इसमें वायु सेवा प्रारंभ करिए।
वे बहुत शीघ्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। शेष अन्य एयरपोर्ट को हम बहुत शीघ्र बना करके वहां पे भी एयर कनेक्टिविटी के साथ उसको जोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में हमारे क्रियाशील हैं और इस वर्ष के अंत तक, इस वित्तीय वर्ष के अंत तक, यानी अयोध्या एयरपोर्ट तो इस अगले 3 महीने के अंदर हम उसको क्रियाशील कर देंगे। जेवर एयरपोर्ट इस वित्तीय वर्ष के अंत तक उसे भी हम क्रियाशील कर देंगे। यानी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में होगा। ये एक नई उत्तर प्रदेश की प्रगति। इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में हमने सुविधा दे दी है और बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश अपना इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन करने जा रहा है। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के गठन के साथ पूर्वी बंदरगाह से उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को हम आगे बढ़ाने में हमें और मदद मिल सकती है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज के इस अवसर पर जब फिक्की अपना यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट कर रहा है, मैं आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए आप सभी मित्रों से इस बारे में कहूंगा कि उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री के लिए एक बेहतरीन गंतव्य को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। न केवल औद्योगिक दृष्टि से बल्कि टूरिज्म में भी पिछले 6 वर्षों में अपने उत्तर प्रदेश की छलांग को देखा होगा। 30 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु एक वर्ष में उत्तर प्रदेश में आए हैं। अनुमान कर सकते हैं उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, लेकिन श्रद्धालु यहाँ एक वर्ष में 30 करोड़ आए हैं। 10 वर्ष 30 करोड़ आए हैं। और अभी जनवरी में जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर के तैयार होगा, प्रभु राम अपने 500 वर्षों के बाद अपने मंदिर में विराजमान होंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर और अयोध्या में श्रद्धालु और टूरिस्ट के फुटफॉल की आप अनुमान कर सकते हैं क्या स्थिति रहेगी। अकेले वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद 10 करोड़ टूरिस्ट वाराणसी आया है। अयोध्या में इससे कम श्रद्धालुओं की उम्मीद मत करिए, ये संख्या बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश में हर कार्य बहुत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सकता है, बढ़ रहा है। और मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आप अपने इस नेशनल इंस्टीट्यूट में उन सभी मुद्दों को भी देखें। इंडस्ट्री से जुड़ी हुई समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मुख्य सचिव और आईटीसी की जो टीम है, ये बहुत सकारात्मक रूप से, बहुत पॉजिटिव तरीके से इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान करने में सक्षम है और करेगी। पूरी टीम उत्तर प्रदेश की आज के दिन पर आपके साथ में है। लेकिन समाज से जुड़ी हुई उस समस्या के बारे में भी हम जरूर देखें। समाज से जुड़ी हुई उस समस्या जहां पर हमने व्यापक रिफॉर्म किए हैं, हर उस अड़चन को जो इंडस्ट्री के मार्ग में बाधक थी, इंडस्ट्री को फलने फूलने में बाधक थी, हमने उसको रिफॉर्म के माध्यम से बाहर करने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अब मैं इंडस्ट्री से भी इस बारे में अपील करूंगा, हम यूथ के बारे में सोचें, अधिक से अधिक यूथ को इंडस्ट्री में समायोजन करने के साथ सोचें। उनकी ट्रेनिंग, उनकी इंटर्नशिप की स्कीम, इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को, पीएम इंटर्नशिप स्कीम या सीएम इंटर्नशिप स्कीम को उसके साथ जोड़ने की कार्रवाई, कैसे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं या अन्य और किस दिशा में हमें प्रयास करने हैं, जिससे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप देश के डेवलपमेंट का एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने में मदद कर सके। उत्तर प्रदेश की हमारी टीम इसके लिए पूरी तरह तैयार है और मैं इंडस्ट्री से जुड़े हुए आप सभी महानुभावों से भी चाहूंगा कि आप उत्तर प्रदेश की इस टीम के साथ मिलकर के इसे और आगे बढ़ाने में योगदान दे सकेंगे तो हमें प्रसन्नता होगी। मैं एक बार फिर से 38 वर्ष के बाद आपका नेशनल इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इसके लिए आप लोगों ने उत्तर प्रदेश को चुना है। मैं इसके लिए पांडा जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूं और आप सबको एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, फिक्की के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
Standing ovation for the Honorable Chief Minister. Loud round of applause.